हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यह अनसॉल्व्ड पेपर आपका गणित का है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सेट नंबर 4 यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं। यह 2025 का पेपर है जिसका पेपर कोड है 822 BY। और यह जो अनसॉल्व पेपर है बच्चों, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो है 2026 की परीक्षा के लिए जारी किया गया है। अगर आप पिछले 2-3 सालों का पेपर सभी सेट को कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से बोर्ड एग्जाम में आपको 95% प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को कराने वाला हूं। जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको इसके पहले पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यह इस पेपर का पार्ट 2 है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्नों को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यह सभी प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 BY, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से चालू होता है बच्चों आपका खंड ब, सभी खंड कीजिए, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे समझेंगे बच्चों। देखिए क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि माना 7 करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो बोला हुआ है अपरिमेय बोला हुआ है तो इसको परिमेय मानकर चलेंगे। यहां पे लिखेंगे माना, देखिएगा, माना 7 करड़ी में 5 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहां से क्या लिख लेंगे, देखिएगा 7 और √5 इक्वल टू A/B, ठीक है। A/B, जहां पे A और B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पे लिख लेंगे जहां A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा B इक्वल टू नॉट 0, यानी B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जब यह सह अभाज्य संख्याएं हैं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर दें 7 का तो बटे में चला जाएगा, यानी यहां से आपका आ जाएगा √5 बराबर A बटे में 7B, ठीक है। यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए 7A और B यह सभी क्या है, यह सभी पूर्णांक हैं, इसलिए A बटे में 7B क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7, A और B एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, A बटे में 7B एक परिमेय संख्या होगी। A बटे में 7B एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। अब जब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में भी जो संख्या होगी वह भी परिमेय होगी। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
अब देखिए, जब √5 एक परिमेय संख्या होगी, अब समझिएगा इस बात को कि इस बात में जो है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या रूट में है, ठीक है, और वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे विरोधाभास का मतलब कि जो हमने यहाँ पे माना था कि अपरिमेय संख्या, अब जब यह अपरिमेय हो जाएगा तो अपरिमेय के साथ कोई संख्या उसके गुणांक में है तो अभी अपरिमेय ही होती है। यानी तभी हम कह सकते हैं कि 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास का मतलब कि इसको हमने परिमेय माना हुआ है, तो वह जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी √5 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु, ठीक है, लिखने की लाइनिंग बिल्कुल ऐसे ही होगी बच्चों, ठीक है, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास, इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न, इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के गुणांक में भी अगर कोई संख्या है तो पूरा अपरिमेय ही होता है। तो अतः 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपको दिखाना था, इतना आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर इस प्रश्न के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ख, देखिएगा क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 का ख है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को यहाँ पे समझेंगे। आपको त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है, और आपको संगत चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है या चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखिए सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे में 360 गुणे में 2πr, यह आपका सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ से सभी मानों को रख दें। थीटा का मान है 30, तो 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, ठीक है, पाई को ऐसे ही रखेंगे, आर का मान आपका 14, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया, इससे इसको कट करेंगे तो 12 आ गया, 2 छके 12, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। इसको हल कर लेंगे तो 7 और पाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 पाई और बटे में 3, ठीक है। और यह किस में आएगा, यह सेंटीमीटर में, तो यह भी आपका लंबाई है तो यह भी सेंटीमीटर में ही होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का गौ। देखिए प्रश्न नंबर 1 का गौ क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 3,4 और B -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए जो बिंदु दिया गया है वह बिंदु हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब यही बिंदु आपको दिए गए हैं और आपको यह मान निकालना है, ठीक है ना। आपको बोला हुआ है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो अब इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए बच्चों, निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले जब यह दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, निर्देशांक का जो सूत्र है वह है आपका, देखिए m1, समझिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, फिर आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। अब देखिए m1 m2 जो अनुपात दिया हुआ है वह m1 m2 का अनुपात दिया हुआ है,
x1 y1 x2 y2 यहाँ से मिलेगा, तो यह देखिए पहला मान x1, यह y1, आपका x2 और यह y2। अब यहाँ पे इन सभी मानों को रख देंगे, ठीक है, सभी मानों को रख कर और हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मानों को रख देते हैं। m1 का मान देखिए क्या है, 3 m1 का मान है और m2 का मान है 2 और m1 का मान है 3। m1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x2 का मान है -2, ठीक है, प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है 4 बटे में m1 प्लस m2 तो 3 और प्लस 2। फिर यहाँ पे m1 y2 तो m1 का मान है 3 और y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है यहाँ पे y2 m1 y2 का मान यहाँ पे -1 है, ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, -1। फिर प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान है 4, ठीक है, बटे में आपका m1 प्लस m2 यानी 3 + 2। अब यहाँ पे इसी को हल कर लेना है बच्चों। हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 तो यह हो जाएगा -6, ये आपका -6 और यहाँ पे 4 दूनी 8 तो प्लस में 8 बटे में 3 और 2 5। यहाँ पे देखिए -3 और यह 4 दूनी 8 बटे में 5, ठीक है बच्चों। और इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, ठीक है ना, 8 में से 6 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे आपका देखिए 8 में से 6 गया तो ये आपका हो जाएगा 2 बटे में 5, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट गया तो 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मान थोड़ा सा गड़बड़ रखा गया है। यहाँ पे देखिए m2 x1 तो m2 का मान तो है आपका 2, x1 का मान क्या है बच्चों, x1 का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखिए तब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप आपका मिस्टेक हो गया, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा आपका -6 और प्लस में 6 बटे में 5 तो यह दोनों तो कट कर 0 हो जाएगा, यानी 0 बटे में 5 तो यह आ जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिएगा, देखिए यह आपका मान क्या हो जाएगा, यह मान आपका 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 0,1, यह आपका इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू गलत रखा गया था तो यहाँ पे जब यह वैल्यू सही होगा तो 3 दूनी 6 -6 3 दूनी 6 प्लस में तो 6 में से 6 गया 0 बटे में 5 भाग देंगे 0 आएगा तो ये वाला मान 0 और दूसरा मान 1 आ गया, ठीक है, यही इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का घ क्या है, देखिए इसी लेसन से है आपका निर्देशांक ज्यामिति से ही। घ क्या कर रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो देखिए घ वाले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना, और बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे तो वहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, d से प्रदर्शित करते हैं दूरी को, सूत्र होता है आपका यहाँ पे देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेगा, तो यह पहला मान है x1, यह y1, यह x2 और यह आपका y2। यहाँ से सभी मानों को रख देंगे। d का मान दूरी जो है वह 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान क्या है देखिए 6, तो 6 माइनस x1 का मान है x, तो 6 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ठीक है, y2 - y1 तो y2 का मान है देखिए 5 और y1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे यह रूट आपका रहेगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। वर्ग इसलिए करना है ताकि यह रूट हट जाए, ठीक है। तो रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे वह लाइन लिख लीजिएगा आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए 6 - x का होल स्क्वायर, रूट हटेगा तो इसको a - b के रूप में तोड़ लेंगे, a - b के होल स्क्वायर के रूप में। तो सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। a के स्थान पे है 6, b के स्थान पे है x। चलिए इसको हल कर लेते हैं। a² यानी 6 का स्क्वायर प्लस b², तो b का मान क्या है x, तो x² - 2ab, 2a का मान 6, 6 दूनी 12 और x, तो यहाँ पे 12x, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और सरल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 25 = 6 का स्क्वायर 36, ठीक है,
36 और चलिए यहाँ पे 9 को भी यहीं पे लिख लेते हैं और यह आपका हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स। और थोड़ा सा सरल करते हैं इसको, 25 का पक्षांतर भी कर देंगे, 36 और 9 तो यह क्या हो जाएगा 36 और 9 आपका हो जाएगा 45। ठीक है 45, इसको इधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा -25। ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स इक्वल टू 0। ठीक है अब देखिए कि 45 में से 25 जाएगा तो 20 होगा, तो अब यह क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स आप प्लस में 20 इक्वल टू 0। इसी का आपको करना है गुणनखंड। ठीक है तो देखिए 20 का ऐसा खंड, ठीक है, जिसको जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 20 आए, तो 10 दूनी 20, 10 और 2 12। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिएगा 10 यक्स, ठीक है, माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इधर आपको दिखा देते हैं। x यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यह बचेगा आपका x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, फिर यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे इन दोनों में तो यह भी आपका बचेगा x माइनस 10। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आना चाहिए, सेम सेम आ गया तो यहाँ पे x माइनस 10 यहाँ से कॉमन लिए तो यह बचा आपका x माइनस 2। ठीक है बराबर 0। अब इसको क्रमशः 0 के बराबर करेंगे, यानी x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। यहाँ पे भी वैसे ही x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यानी x के दो मान आए 10,2 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। x का मान आपको निकालना था तो x का मान यहाँ पे आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 का अंग सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको उतारूंगा नहीं, लेकिन आप जब प्रश्न एग्जाम में या कहीं पे भी कर रहे हैं तो आप इसको उतारेंगे। ठीक है मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सीधा हल करना चालू करता हूँ। हल करने में क्या करना है, सेक थीटा को कॉस के रूप में तोड़ना है। यह हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है फिर इस सेक को इसको तोड़ेंगे तो 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है यह हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी एलसीएम वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा अब प्लस 1 बटे में कॉस थीटा। यह 1 बटे में है तो इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाता है, यानी यह अंश में चला जाएगा। कॉस थीटा बटे में 1, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो यह आपका क्या आया, इसको सीधा करके लिख लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप कहेंगे यह तो नहीं आया, तो अभी यह नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना थोड़ा सा इस प्रश्न में कठिन है। तो अब हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड को भी सरल करके और इसके बराबर दिखा देंगे। तो राइट हैंड साइड आपका है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम तोड़ेंगे कॉस के रूप में। तो देखिए कॉस के रूप में तो आप फार्मूला जानते होंगे कि त्रिकोणमिति सर्वसंख्या का पहला ही फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को पक्षांतर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर कर लें तो यह स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आपका सर्वसंख्या का सूत्र हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे क्या है 1 और बी के स्थान पे कॉस थीटा, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है आपका, बटे में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से यह क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया, राइट हैंड साइड में भी यही आया है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का च। ठीक है प्रश्न नंबर 1 का यह अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता
यहाँ पे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपको निकालना होता है मध्य पद। मध्य पद निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसको जोड़कर 2 से भाग, तो 6 और 0 6 ही होगा, 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 12 और 6 18, ठीक है ना, 12 और 6 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9। यानी देखिए इसके बीच का गैप 6 6 का है, तो 6 6 जोड़ते चले जाइए, आपको अगला मान मिलेगा। 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27। ठीक है, अब आप ऐसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए 30 और 24, तो ये आपका हो जाएगा 54, 54 में 2 से भाग देंगे 27 आएगा। यहाँ पे 24 और 18, तो यह 42, 42 में 2 से भाग देंगे 21 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह यफ है, यह यक्स है, दोनों का गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे यफ गुणे यक्स, तो दोनों का गुणा करना है। तो 5 का 3 में गुणा तो 15, 9 का 9 में गुणा तो 81, 10 का 15 में गुणा तो 150। ठीक है, 12 और 21 का गुणा तो 12 एक कम 12, ठीक है ना, 12 का 1 में गुणा, 12 कम 12 के 2। ठीक, यहाँ पे 1 हासिल, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है बच्चों, और 27 में 4 का, तो 4 सत्ते 28 के 8, और 4 दूनी 8 और 2 10। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ एक्स का मतलब यह होता है, सिग्मा जब लग जाता है तो इन सभी का जोड़। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 1 6 2 8 और 8 16 के 6, 1 हासिल, 8 1 9 और 1 हासिल 10, 5 15, 5 20 के 0, 2 हासिल, 2 1 3 1 4, 4 और 2 6, तो 606 हो गया। यहाँ पे बारंबारता जो दिया हुआ है इसको भी जोड़ेंगे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए 9 5 14, 14 और 2 16 और 4 20, 2 हासिल, 1 1 2 और 2 4, 40 हो गया। हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यहाँ से मान रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान है 606 और सिग्मा एफ का मान है 40। यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए 40 से कम 40 भाग देंगे, तो 40 से कम 40, 60 में से 40 गया 20 और ये 6 उतारे 206, 40 बचे 200, दशमलव लगाएंगे 6। ठीक है, फिर जीरो बढ़ाए, दशमलव के बाद लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा। 40 से कम 40, फिर आपका वही चीज़ आएगा, तो 40 बचे आपका 20 आएगा और जीरो बढ़ाएंगे तो 200, तो 40 बचे 200, यानी 15.15 यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से चालू होता है बच्चों आपका 4 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर के सभी प्रश्न आपके समाप्त हुए, यहाँ से चालू होता है 4 नंबर का प्रश्न। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। को है आपका कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत छोटा सा ही प्रश्न है। ठीक है, और इसको आपके इस प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। उसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस प्रश्न के लिए हम आकृति बना देते हैं। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है समकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि जो दोनों वृत्त हैं वह एक ही केंद्र से खींचे गए हैं। ठीक है, आप बनाइएगा फिगर एग्जाम में तो प्रकार से बनाइएगा। फिलहाल मैं ऐसे आपको ऐसे फिगर बनाकर आपको बता देते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में जब भी फिगर आपको बनाना है तो आपको स्केल की सहायता से, आपको प्रकार की सहायता से, ठीक है, प्रकार और स्केल जिसकी भी जरूरत होगी सबका यूज करेंगे। यानी लाइन खींचने के लिए स्केल का प्रयोग और वृत्त बनाने के लिए आप प्रकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ से देखिए कि इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो O है। ठीक है, एक ही केंद्र से दोनों वृत्त खींचे गए हैं। समकेंद्री का मतलब यह होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या बोला हुआ है, 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ऐसा प्रश्न में बोला हुआ है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम इस वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे माने तो यह छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे माने यहाँ पे तो यह बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक, अब यहाँ से हम एक लाइन ले जाएं। ठीक है, वृत्त थोड़ा सा प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा नहीं बन पाया है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या करना है, आपको देखिए ये ऐसे ऐसे यह लाइन जाएगी ऐसे, और यह आपका वृत्त यहाँ तक होगा, मतलब
ऐसा कुछ बनेगा यहाँ तक, बिल्कुल ऐसे टच होते हुए जाएगा यहाँ से। तो यह इसकी त्रिज्या हो गई और यह बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से जाएगा तो यह जो बिंदु है यह हम मान लेते हैं C है, एक को A और यह B मान लेते हैं। ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं इन पॉइंटों को। अब हमें करना क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न में समझिएगा। बोला हुआ छोटे वृत्त को, यहाँ पे बोला हुआ है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा इसमें कौन सी है, AB जीवा है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, जो जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या OC जो है, या OC छोटे वृत्त की त्रिज्या प्रॉपर लिख लीजिएगा, जो कि 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे OA जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो यहाँ पे स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ से यह आपका क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज AOC में हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे समकोण त्रिभुज AOC में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कर्ड का वर्ग, तो कर्ड क्या है OA स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA का मान क्या है, OA का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू AC का मान हमें ज्ञात अभी करना है। ठीक है, तो AC को हम ऐसे ही रखते हैं, AC स्क्वायर प्लस OC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, इसका पक्षांतर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, यह बराबर AC स्क्वायर। 25 में से 9 गया, यह हो गया 16। यहाँ से AC का मान निकालेंगे। ठीक है, AC का मान तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 16 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 4। तो यह आपका आ गया, AC का मान 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यह AC है, ठीक है, यह AB का मध्य बिंदु है। AC जो है AB का मध्य बिंदु है, हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो हम यहाँ से AB बराबर क्या कर सकते हैं, AB बराबर 2AC कह सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 और AC का मान है 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, लिखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेना है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या OC बराबर 3 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा लिखने की लाइनिंग आपको सजा लेना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का ख, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हमें करना कुल कितना है बच्चों, 5 खंडों को करना है। और यह जो प्रश्न है आपका, यह आपका त्रिभुज चैप्टर का थेल्स प्रमेय है। क्या है, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय को हम एक्सरसाइज में ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वहाँ से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यानी त्रिभुज चैप्टर में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, त्रिभुज चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप थेल्स प्रमेय को देख सकते हैं। तो वहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम 5 प्रश्न आपको करना है, 5 को हम करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए गौ वाला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम मानेंगे, देखिए क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि वे धनात्मक पूर्णांक, देखिए माना धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस 1 हैं। ठीक है, क्रमागत का मतलब कि क्रम से आने वाले। ठीक है, यानी जैसे क्रम से आने का मतलब क्या कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो यह क्रम से आ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, अब बोला हुआ है प्रश्न में बच्चों, देखिए क्या बोला हुआ है कि जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग यानी यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यह बराबर है 365 के। यह प्रश्न में कह रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और यक्स का मान आपको निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान यक्स, b का मान 1, तो 2x 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो यह हो जाएगा 365 के। ठीक है बच्चों, यक्स और यक्स ऐड हो गया, तो यह हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -365 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 2x² प्लस 2x माइनस 365 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 364 बराबर 0। सभी यहाँ पे देखिए सभी में 2 मिल रहा है तो 2 से सभी पदों में भाग दे देंगे, यानी यहाँ से पूरा दोनों साइडों में। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x² बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे भाग देंगे 2 1 कम 2 1 16 2 8 16 और 2 दूनी 4 और इधर 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए हमें 182 का ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 1 आए, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो देखिए 182 का ऐसा खंड, यानी वह खंड क्या होगा 14 और 13 होगा। 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 और 13 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अभी आपका हो जाएगा x प्लस 14, यह बराबर 0 के। दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो मतलब सही है। तो x प्लस 14 और यहाँ पे x माइनस 13 यह बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से चलिए हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -14 और यहाँ पे x इक्वल टू 13, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर। हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, यहाँ पे प्रश्न में देखिए धनात्मक पूर्णांक, तो x की वैल्यू हम 13 लेंगे, हमें ऋणात्मक वैल्यू निगलेक्ट करना है। तो वह धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमने x माना था, एक x प्लस 1, तो धनात्मक पूर्णांक 13 और x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 का घ हम देखते हैं बच्चों। घ क्या है कि यदि समीकरण x² प्लस 2m-1 इंटू x प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए समीकरण आपका लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ABC का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ABC का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी तुलना हम करेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसकी तुलना मानक समीकरण यानी ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा इसकी तुलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 1। अभी बताएंगे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे देखिए b के स्थान पे, यहाँ पे x से x कट जाएगा, b के स्थान पे क्या है, b बराबर 2 ब्रैकेट में m-1 और c बराबर आपका यहाँ पे देखिए m प्लस 5। ठीक है, यह दिया हुआ है। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि मूल वास्तविक और बराबर हो, तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है मूल बराबर के लिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ABC की ज़रूरत क्यों है। इन सभी मानों को यहाँ पे रख कर और हल कर लेना है। तो चलिए इन सभी मानों को यहाँ पे रखते हैं और उसको हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो b का मान आपका क्या है, देखिएगा यहाँ पे b का मान है 2 और ब्रैकेट में m-1 इसका स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 और c का मान क्या है आपका, c का मान है m प्लस 5, तो m और प्लस 5। अब इसी को हल करके हमें m का मान ज्ञात कर लेना। तो देखिए यह जो स्क्वायर होगा इन दोनों का होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे m-1 का होल स्क्वायर यह हो जाएगा। ठीक है, तो m-1 का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे a² यानी m² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2ab, तो 2a का मान m और b का मान 1। ठीक है, तो 1 का गुणा होगा तो वही होगा 2m, यहाँ पे यह आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस 4 1 कम 4 और 4 का गुणा m में, तो यह हो जाएगा 4m और प्लस यहाँ पे 4m माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा 4 5 20 इक्वल टू 0। और सरल कर लेते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से सभी पदों में हम 4 से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो यह 4 खत्म हो जाएगा, तो यह क्या बचा m² प्लस 1 माइनस 2m। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो m आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा बराबर 0 के। यहाँ पे देखिए
ये आपका यम स्क्वायर 2m और माइनस एम -1m तो -3m, ठीक है ना, -3m। और यहाँ पे -5 और +1 तो यह आपका 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का -4। इसका गुणनखंड करना है और तब आपको यम का मान मिल जाएगा, यानी 4 का ऐसा खंड जो कि घटाने पर 3m आए और गुणा करने पर आपका घटाने पर 3m और गुणा करने पर 4 आए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका यम स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए -4m प्लस m, यानी 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 4 और 1 का गुणा होगा 4 ही होगा, -4 = 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब यम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यम -4, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो यम -4 = 0, ठीक है। यम -4 दोनों ब्रैकेट में आ गया तो यम -4 और यह यम +1 = 0। यहाँ से यम के दो मान आए, क्रमशः 0 बराबर करेंगे तो यम बराबर 4 और यहाँ से यम बराबर -1, यही यम के दो मान यहाँ पे आ गए, ठीक है। यम के यही दो मान हो जाएंगे, यम बराबर 4 और यम बराबर -1, यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का अंग अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यिका 24 है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी यहाँ पे अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अज्ञात बारंबारता मतलब यह जो पी का मान है वही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए नए पेज पे चलते हैं और प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल है या बारंबारता है। अब यहाँ से निकालेंगे बच्चों संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला जो मान है वह यहाँ पे वही रहता है, ठीक है। दूसरा मान यानी जस्ट इसके नीचे वाला मान है, इसको जोड़ लेते हैं, 25 और 5 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर उसके नीचे वाला मान तो 30 20 50 और 5 55, ठीक है। फिर p ऐड होगा तो यह हो जाएगा आपका 55 और प्लस p, फिर 7 ऐड हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 62 प्लस p। यहाँ से जो बारंबारता दी गई है उसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बारंबारता जो दी गई है इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे यह भी आपका जोड़ने पर यह आपका n का मान होता है, n बराबर यह आपका हो जाएगा 5 5 10 5 15 15 और 7 62, ठीक है। 62 के 2, ठीक, और एक यहाँ पे 62 के, यहाँ पे 5 5 10 5 15 15 7 22, ठीक है। 22 के 2 और 2 हासिल, हमने 62 मतलब पूरा बोल दिया है, ठीक है। 2 दूनी 4 2 2 4 और 2 हासिल 2 2 4 और 2 हासिल 6, हम पूरा ऐड करके बोल दिए थे 62, ठीक है। 62 और प्लस p, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या आपको बोला हुआ है इस बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हमें निकालना है, यहाँ पे माध्यिका दिया हुआ है 24, ठीक है। तो माध्यिका यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि छूट न जाए। यहाँ पे देखिए माध्यिका बराबर 24। अब देखिए कैसे हल करेंगे एक एक स्टेप को, यहाँ पे कैसे समीकरण बनेगा समझिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए कि जब माध्यिका 24 है तो माध्यिका 24 का मतलब क्या कि वह वर्ग अंतराल किस वर्ग अंतराल के बीच में है, तो वह 20 और 30 के बीच में है। तो यही जो वर्ग अंतराल है यह माध्यक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब माध्यक वर्ग यानी इस लाइन की जो बारंबारता होती है वह f का मान होता है और इसके जस्ट ऊपर का जो मान होता है वह आपका CF होता है, संचयी बारंबारता होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर, देखिए सूत्र होता है आपका कि माध्यिका बराबर यल, ठीक है, यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में f और गुणे में h। अब यह सभी मान आएंगे कैसे, तो देखिए यह जो निम्न सीमा है यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा वह स्मॉल यल का मान होता है। तो स्मॉल यल बराबर 20 हो गया। h क्या होता है, जो उच्च सीमा उनमें से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, तो 30 में से 20 गया 10 हो गया। CF का मान आपको पता है, F का मान भी पता है, सभी मानों को रख देंगे। तो इधर है माध्यिका, तो माध्यिका का मान क्या है 24, तो यहाँ पे रखेंगे 24 बराबर यल का मान है 20 20 प्लस n/2, तो n/2 का मान है 62 प्लस p माइनस CF का मान है 30, 62 प्लस p बटे में 2, ठीक है। और यहाँ पे पूरे के बटे में f का मान है आपका 25 और मल्टीप्लाई h का मान है 10। यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 20 का पक्षांतर कर लेंगे तो 24 माइनस 20 इक्वल टू, देखिए 20 का इसमें 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी यह हो जाएगा आपका
62 प्लस पी माइनस 60 और यह 2 इसके साथ बटे में आ जाएगा, यह हो जाएगा 50 और गुणे में 10, 0 से 0 कट गया। अब इसी को सॉल्व करके पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 24 में से 20 गया तो यह हो गया 4 और यहाँ पे देखिए आपका 62, ठीक है, यह 62 है या 60 है, तो 62 में से 60 गया तो क्या हो जाएगा 2, 2 का पक्षांतर इधर कर देंगे, ठीक है ना। 62 में से यहाँ पे 62 में से, चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको तो अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 और 62 में से 60 गया 2 तो यह हो जाएगा पी और प्लस में 2, 5 चौक के 20, ठीक है ना, 5 चौक के 20 और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो -2 इक्वल टू पी। तो यहाँ से पी बराबर क्या आया, 20 में से 2 गया 18, यानी पी का मान हमें मिल गया 18, ठीक है, पी का मान मिला 18 और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ठीक है, 4 नंबर का यह अंतिम प्रश्न है कि एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, काली नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो गेंदें हैं उन गेंदों को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे, थैले में काली गेंद की संख्या, ठीक है, यहाँ पे थैले में देखिए, यहाँ पे लिखेंगे थैले में काली गेंद की संख्या, थैले में काली गेंद की संख्या, थैले में काली गेंद की संख्या, ठीक है। तो काली गेंद की संख्या है 5। फिर थैले में कौन सी गेंद है, लाल गेंद की संख्या, तो यहाँ पे लाल, बाकी चीजें यही रहेंगी। लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद है 7। फिर थैले में सफेद गेंद की संख्या, तो यह है आपका सफेद गेंद है 3। फिर यहां पे लिखेंगे कुल गेंद, ठीक है। तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 3, 5 + 7 + 3, 7 5 12 और 3 15, ठीक है। कुल गेंद 15 हो गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई गेंद लाल है, तो यहाँ पे लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू, देखिए रेड बॉल उसमें कितनी है, यहाँ पे लाल बॉल कितनी है 7, तो संभव परिणाम है 7 और कुल परिणाम कितने हैं 15, तो 7/15 यह लाल रंग होने की प्रायिकता है। सेकंड कह रहा है कि काली गेंद होने की प्रायिकता, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है ना। लिखने की लाइनिंग थोड़ा सा आप ध्यान से लिखिएगा, मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल होने की, काली गेंद होने की तो संभावना है 5 और टोटल है आपका 15, तो 5/15, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि काली नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो कुल बॉल कितना है 15, ठीक है, यानी काली गेंद छोड़कर कितनी बॉल हो जाएगी, यहाँ पे काली गेंद अगर छोड़ दें तो टोटल बॉल है 10, ठीक है, और 10 और कुल बॉल कितनी है 15, तो काली न होने की प्रायिकता, ठीक है, ब्लैक बॉल न होने की प्रायिकता, यानी या B' से अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें तो ब्लैक बॉल न होने की प्रायिकता, तो काली गेंद की संख्या माइनस कर देंगे, यानी 10/15 यह काली गेंद न होने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है आपके आंसर में यह सभी कट किया होगा तो इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यह आपका 1/3 या 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 यानी 2/3 यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और यह प्रश्न आपका अथवा में भी है। अथवा में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। दोनों प्रश्न आपका आसान है, ठीक है, दोनों प्रश्न आपका आसान है, ठीक है। तो चलिए आपको दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। चलिए एक को पूरा हल करके दिखा देना, एक को आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे। देखिए हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो देखते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे, चलिए देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ, यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 7 पदों का योगफल, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A
एज्यूम कर लेना है, माना AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, ठीक है, सारवंतर D है। तो अब यहाँ पे बोला हुआ प्रथम 7 पदों का योग क्या है, 49 है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू इसके लिए 49 दिया हुआ है। 49 बराबर n का मान है 7, तो 7/2 और 2a प्लस n का मान है 7, तो 7 में से 1 गया तो यह हो जाएगा 6 और यह d, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई, तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए 49, समझिएगा यहाँ पे 49 गुणे में 2 और 7 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। यह बराबर हो जाएगा 2a प्लस 6d। यहाँ पे 7 7 49, 7 दूनी 14 यह हो गया, ठीक है। 14 बराबर 2a प्लस 6d, सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे तो 7 बराबर हो जाएगा यह आपका a अब प्लस 3d। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो ऐसे ही उसके लिए समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Sn का मान है 289, n का मान है 17/2, बाकी यह चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2a 17 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे देखिए 7 में से 1 गया 6 हुआ, तो वहाँ पे 16d, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई और यह बटे में, यानी 289 गुणे 2 बटे में 17, 17 से इसमें भाग देंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 आ जाएगा और यह आपका हो जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 बराबर 2a प्लस 16d। यहाँ पे भी सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे तो यह आपका आ जाएगा 17, यह आपका आ जाएगा a और यह आपका आ जाएगा 8d। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण यह आपका 2 बन जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे घटा देते हैं 2 में से 1 को, तो यह आपका 7 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे a प्लस 3d घटाना है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 17 में से 7 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। यहाँ पे a से a क्या हो गया, कट गया, 8 में से 3 गया 5, d हमें d का मान चाहिए, 5 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10, d का मान आ गया 2, ठीक है, d का मान आ गया 2। अब यही d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें, हमें a का मान मिल जाएगा। चलिए अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d के स्थान पे रखें 3 दूनी 6, पक्षांतर कर देंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो हमें a का मान मिल जाएगा 1। अब हमें पूछ के आ रहा है n पदों का योगफल, तो इसी फार्मूले में अब सभी मानों को रख देंगे। तो देखिए Sn का मान आपको निकालना है, Sn बराबर n/2, तो n तो n ही रहेगा, ठीक है। 2a का मान है 1 प्लस n-1 और d का मान आपका है 2। अब इसी को हल कर दें तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका n/2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा n, और यहाँ पे देखिए 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए n-1 तो यह है ही, और यहाँ पे बचेगा आपका +1, ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यह दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, n का n में मल्टीप्लाई तो यह हो जाएगा n², यानी Sn का मान आ जाएगा n²। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इसके अथवा वाले को थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझिएगा प्रश्न को, यह आपका समकोण त्रिभुज है, यह इसकी ऊंचाई है, तो कह रहा है कि जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार को हम यक्स माने तो यह आपका क्या हो जाएगा x-7, और कर्ण आपको बोला हुआ है 13। तो कह रहा है कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी यह और यह आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, यानी पाइथागोरस प्रमेय यह आपका कर्ण हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर अब प्लस x-7 का होल स्क्वायर। इसको हल करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का जो मान आएगा उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो x का मान यह भुजा हो जाएगी, और x में से 7 को माइनस कर देंगे तो यह भुजा हो जाएगी। तो ऐसे आप इस प्रश्न को निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है, और यह अथवा में भी है। अथवा में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि sin a माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे में sin a प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 बटे में sec a माइनस 10 a।
अब इन दोनों में से किसी एक ही को करना है परीक्षा में, ठीक है। समय का अभाव है, इसलिए हम आपको दोनों में से एक को बता देते हैं। चलिए इस ऊपर वाले प्रश्न को हम आपको बता देते हैं। उसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए हम आकृति बना लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई। तो देखिए यह आपका समतल भूमि है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एग्जाम में आप स्केल की सहायता से बनाइएगा फिगर, मैं यहाँ पे आपको ऐसे बनाकर समझा दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बोला हुआ है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई। तो यह समतल भूमि है, यहाँ पे मीनार खड़ी है, ठीक है। और समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई का उन्नयन कोण 30 अंश। यहाँ से आपका उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का। उस समय बन रहा है जब लंबाई 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए जब यह 60 अंश हुआ तो यह आपका 50 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक आपका यह 50 मीटर था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यह आपका 50 मीटर था और यह आपकी आकृति बन रही है, ठीक है ना। यानी बोला एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई। तो यह मीनार है तो छाया इस समतल जमीन पे ही पड़ेगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है, तो 30 अंश हमने कोण दिखा दिया। उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, यानी उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। यानी यहाँ से अब यह 50 मीटर अधिक है, यहाँ से 50 मीटर यह अधिक है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यह क्या हो गई 50 मीटर हो गई। अब फिर क्या कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जब यह 60 अंश हुआ तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम मान लें यक्स, तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा, पूरा मिलेगा 50 प्लस यक्स। अब यहाँ से हमें दो समीकरण बनेगा, उन दोनों समीकरण की सहायता से इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए चलिए हम बात करते हैं, इसका नाम हम रख लें यहाँ पे, यह ए, यह बी, यह सी और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। तो छोटे त्रिभुज में हम बात करें, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, यानी समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, लंब है या आधार है। तो लंब बटे आधार आपका tan थीटा बताता है, थीटा का मान है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश इक्वल टू AC बटे में DC, AC बटे में DC। तो AC का मान है H और DC का मान है आपका X, ठीक। अब tan 60 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, यह बराबर H बटे में X, ठीक। हमें X के रूप में समीकरण बना लेते हैं, तो X को इधर भेजें, तो X बराबर हो जाएगा H बटे में √3। इसको बना लेंगे समीकरण 1। बड़े त्रिभुज में बात करें यानी ABC में, देखिए बाकी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा कि मीनार की ऊंचाई H है, ठीक है। BD की वैल्यू BD इक्वल टू 50, DC इक्वल टू X, यह सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो यह भी आपका tan भी बन रहा है, यह लंब और यह आधार, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 अंश, उसके लिए बनेगा tan 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर लंब आपका है AC और उसके लिए आधार है आपका BC। तो लंब AC की वैल्यू है H और आधार की वैल्यू है 50 प्लस यक्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यह 50 प्लस यक्स, ठीक है। अब यहाँ से tan 30 का मान रख देंगे, तो tan 30 का मान होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए tan 30 का मान होता है यहाँ से √3, ठीक है, √3 बराबर H बटे में 50 प्लस यक्स। अब हमें क्या करना है, इसी को हल कर लेना है और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे √3 और यह आपका हो गया 50 प्लस यक्स इक्वल टू H, ठीक है। यहाँ से हमें H का मान चाहिए तो X के स्थान पे समीकरण 1 से मान रख दें, हम फिर वहाँ से H का मान फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से चलिए मान रखें X का, तो यहाँ पे हो गया आपका यह आपका √3 और यह हो गया 50 और प्लस H बटे में √3, H बटे में √3, ठीक है, H बटे में √3 इक्वल टू H। अब इसका पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों का मान हमने सेम रख दिया है। tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 होता है, ठीक है। तो 1 बटे √3 होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, H √3 तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका H √3 बराबर 50 प्लस यक्स,
ठीक है, 1/√3 होता है, माफी चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यक्स का मान समीकरण 1 से रख लेंगे, तो देखिए h√3, यहाँ से यक्स का मान रखेंगे और उसका पक्षांतर करेंगे तो यह भी माइनस में हो जाएगा। देखिए यक्स का मान रखेंगे यहाँ पे, h/√3 पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी h/√3 इक्वल टू 50। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा आपका 3h हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3h, क्योंकि √3 आपका 3 हो जाता है, तो 3h माइनस h बराबर 50। ठीक है ना, 50, और यह तिरछा गुणा कर देंगे तो 50√3, 3h में से 1h जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 2h। ठीक है, तो 2h बराबर 50 और √3, हमें h का मान चाहिए तो 2 को इधर भेजेंगे बटे में तो यह कट जाएगा, यानी 50 कटेगा 2 से तो 25 हो जाएगा, 25√3, और सभी मान आपके किस में हैं, मीटर में हैं, तो यह भी आपका हाइट है तो यह भी मीटर में होगा। यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर इस प्रश्न का। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5। देखिए, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इससे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 6 नंबर के लिए प्रश्न आपसे बोला हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल होगा, क्या आकृति बनेगी, इसको देखते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले इसकी आकृति को देखते हैं कि आकृति कैसे बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके आंसर को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आकृति कैसी बनेगी बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। देखिए आकृति के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोला हुआ है कि एक अर्धगोला है, तो यहाँ पे बनाएंगे एक अर्धगोला। अब इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। आप स्केल और प्रकार की सहायता से प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, यह आपका आकृति है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि कुल ऊंचाई, देखिए कुल ऊंचाई यहाँ पे बोला हुआ है, कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी पूरी जो ऊंचाई है वह है 15.5 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है 3.5। अब जब इसकी त्रिज्या 3.5 है तो इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 ही होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही होगा। अब जब यह 3.5 है तो शंकु तो यहाँ से यहाँ तक ही है ना बच्चों, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ही शंकु है। ठीक, तो यह पूरी ऊंचाई 15.5 है, उसमें से 3.5 माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब हमें सभी चीज़ें पता चल गई। अब हमें करना क्या है समझिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए त्रिज्या दोनों की समान होगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे देखिए इसी के ऊपर अध्यारोपित है तो त्रिज्याएं समान होंगी। शंकु के लिए चलिए त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इसकी ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 12 हो गया। और यहाँ पे और हमें क्या चाहिए, h का मान मिल गया। अब यहाँ से हम l का मान निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई l बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से h का मान हम रख देंगे, h का मान 12 का स्क्वायर 144, r का मान है 3.5। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1225 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाता है बच्चों, जोड़ देंगे तो देखिए 144 और 12.25, तो 144 और 12 आपका क्या हो जाएगा 144 10 54 और 2 56, 156.25। ठीक है, और इसका जब हम वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी यह 125 का स्क्वायर होता है। तो यह आपका यल का मान आ गया। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे आपको समझना है एक बात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि यह जो आकृति तैयार हो रही है इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण का मतलब यह है, संपूर्ण का मतलब यह मत सोचिएगा कि आपको शंकु का केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि यह शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर यल और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पाई हमें कॉमन मिल रहा है और आर हमें कॉमन मिल रहा है। पाई और आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यह यल बचा और यहाँ से आपका क्या बचा 2r। सभी मानों को यहाँ पे रख देंगे 22/7, ठीक है ना। 22/7 आर का मान है 3.5, यल का मान है 12.5 प्लस 2 गुणे में 3.5। इसको हल कर लेंगे, 7 से इसको कट कर देंगे तो 0.5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 12.5 तो यह है ही और 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 12 और 7 19, 19.5 गुणा कर देंगे इसमें 11 का। तो देखिए 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55 के 5, ठीक है ना। और 11 × 9 = 99 और 5, 11 × 9 = 99 और 5 104। तो 10 हासिल 11 कम 11 और 10, 11 और 10 आपका हो जाएगा 21, ठीक है। और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव यानी 214.5 यह इसका संपूर्ण पृष्ठ आया, ठीक है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, एक प्रश्न और आपसे बोला हुआ है कि और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए भी बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयतन के लिए देखिए दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे यानी इस पूरे आकृति का आयतन पूछ रहा है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। यानी संपूर्ण आयतन आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आयतन मिल जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे जो है आयतन निकाले हैं, यह चीज़ मैं देखना चाहता हूं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी के जो अब आगे धीरे धीरे हम लोग एक एक सेट को पूरा करते जाएंगे। आई होप कि पीछे की सभी वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं बच्चों तो सभी वीडियो को देखिए। देखिए अनसॉल्व आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 2023, 24 और 25 इन तीनों साल के सभी पेपर को आप हल कर लिए, एक साल में 7 सेट पेपर होता है, तीनों साल का करेंगे तो टोटल 21 पेपर आप हल कर पाएंगे। और अगर यह 21 पेपर कर लेते हैं बच्चों तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल पर मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएं। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।